हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमें स्केलेबल बिजनेसेस देखने क्यों चाहिए एंड एक्चुअली में जो स्केलेबिलिटी है इसका क्या मीनिंग रहता है। बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो एसओआईसी की फर्स्ट एनुअल केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक वैल्यूएशन का चार्ट दिखाना चाहूंगा और यहाँ पे एक केस स्टडी हुई थी। तो इस केस स्टडी का क्या पर्पस था कि वैल्यूएशन में एट द एंड क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो इस केस स्टडी में पता लगा कि अगर आप वैल्यूएशन को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर तो 46% जो वेटेज है वो होती है मल्टीपल की, कि किस पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, क्या मल्टीपल है स्टॉक का। रेस्ट जो 29% वेटेज होती है स्टॉक की वो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ पे होती है। विराज जो कंपनी का मार्जिन है उस पर 13% वेटेज होती है एंड फ्री कैश फ्लो पे 12% के आसपास होती है। पर अगर आप 5 इयर्स के टर्म में देखते हैं तो 5 इयर्स बाद क्या होता है कि सेल एंड प्रॉफिट को 58% की वेटेज दी जाती है वैल्यूएशंस में। उसके बाद 20% जो वेटेज होती है वो फिर भी मल्टीपल के ऊपर होती है। 15% वेटेज मल्टीपल पे होती है, 20% मार्जिन पे होती है एंड 7% जो आपके जो फ्री कैश फ्लो ग्रोथ है उस पर होती है। एंड अगर हम एकदम लॉन्ग रन में देखें लाइक इन टर्म्स ऑफ 7 to 10 इयर्स तो 10 इयर्स के टर्म में ऑलमोस्ट 74% जो वेटेज है वो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ पे होती है, 15% मल्टीपल पे होती है, जो कंपनी का जो मार्जिन है उस पर 5% के आसपास रहती है एंड जो रेवेन्यू ग्रोथ है उस पर 6% के आसपास रहती है। तो इसका मीनिंग क्या है ना नटशेल कि बहुत लंबे समय में जब हम देखते हैं तो बिजनेस में एक चीज हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सपोज करते हैं आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको पैसे कमाने हैं आप क्या कर सकते हैं कि आप कल बेसिकली यू कैन बाय एन एक्स, माने आप एक फावड़ा या कुछ खरीद सकते हैं एंड आप जाके उससे आप जो पेड़ है उसको काट सकते हैं। अगर आप सपोज करते हैं पेड़ काटते हैं आपको पेड़ काटने के पैसे मिलेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है इस एक्टिविटी के अंदर, पूरी एक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम रहती है कि आप अपने आप को स्केल नहीं कर सकते। कि आप दिन में अगर आप 400-500 रुपए कमाते हैं, इवन तो आपकी जो पी रेशियो होगी वो काफी कम होगी, क्योंकि अगर आपने 300 रुपए की एक्स खरीदी है, अगर आप 300 रुपए आप दिन के 500 रुपए कमा रहे हैं तो आपका पे बैक पीरियड सिर्फ 1 डे के आसपास का है। आई थिंक 1 डे से भी लेस होगा। बट इस एक्टिविटी में प्रॉब्लम क्या है कि आप इस एक्टिविटी को स्केल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे यहाँ तो लोग रखने पड़ेंगे या दूसरे लोगों से आउटसोर्सिंग करानी पड़ेगी। पर अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये एक्टिविटी स्केलेबल नहीं है। सिमिलरली इंडिया में या फिर जब हम वर्ल्ड ऑफ बिजनेस देखते हैं तो कुछ बिजनेसेस का नेचर होता है जो स्केलेबल ही नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैं आपके साथ एक बिजनेस डिस्कस करता हूँ, पेट्रोनेट एलएनजी। अब पेट्रोनेट एलएनजी के बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है कि उन्हें बार बार जाके जो एलएनजी टर्मिनल्स है वो लगाने पड़ेंगे एंड जब वो एलएनजी टर्मिनल्स लगाएंगे तो 4-5 साल 6 साल का केपेक्स होएगा। एंड अभी जो एलएनजी टर्मिनल लगा हुआ है आई थिंक वो काफी अच्छा कर रहा है, जो दूसरा एलएनजी टर्मिनल वो अभी इस टाइम पे इतना अच्छा नहीं कर रहा। बट ऐसे बिजनेसेस में एक स्केलेबिलिटी का इशू हमेशा रहता है। सेम गोज फॉर द बिजनेस ऑफ कोल इंडिया। कोल इंडिया में इवन तो धीरे धीरे करके जो माइनिंग के प्रोडक्शन है बढ़ते जा रही है, बट एक स्टेज के बाद कोल इंडिया का बिजनेस स्केलेबल नहीं है, आप उसको बहुत ज्यादा स्केल नहीं कर सकते। तो स्केलेबिलिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इग्नोर करते हैं कभी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले। पर स्केलेबिलिटी एक ऐसा मेंटल मॉडल है जो आपको बार बार लाइफ में यूज करना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है संजय भट्टाचार्य की, कि संजय भट्टाचार्य इज वन ऑफ आवर इन्वेस्टिंग मेंटर्स, उनको हम काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। तो इनकी केस स्टडी थी जो रिसेंटली इन्होंने बताई कि 1983 में जो इन्होंने फर्स्ट स्टॉक खरीदा था दैट वाज ऑफ एशियन पेंट्स। एंड एशियन पेंट्स का स्टॉक काफी बारी इनको बोनस देता था, काफी बारी जो काफी ज्यादा अच्छे जो डिविडेंड्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करता था, क्योंकि एशियन पेंट्स के बिजनेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट था जो काफी सारे इंडियन बिजनेसेस में नहीं है। वो एलिमेंट क्या था कि ये बिजनेस स्केलेबल था एंड स्केलेबल के साथ साथ प्रॉफिटेबली स्केल कर रहा था। माने इस बिजनेस की जो आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20-25% के ऊपर थी काफी सालों से। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स का जो अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ है कितने सालों से एक जगह ही जा रहा है, ओनली इन वन डायरेक्शन। ऐसे बिजनेसेस कंट्री के अंदर बहुत रेयर है। तो इनकी स्टोरी ऐसी थी कि 1983 में जब उन्होंने ये स्टॉक खरीदा तो उसके बाद उस टाइम पे इन्होंने स्टॉक को ऑलमोस्ट 5 to 10 इयर्स के लिए रखा एंड उस टाइम पे एक कैपिटल गेन का लॉ था कि अगर आप 3 इयर्स के बाद अगर आप कोई भी स्टॉक सेल करते हैं एंड उस गेन का अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो उन्होंने इसका एडवांटेज करते हुए इन्होंने अपने एशियन पेंट्स का स्टॉक सेल करके एक इन्होंने प्रॉपर्टी ले ली। अब प्रॉपर्टी चेन इन्होंने जहां पे ली वहां पे भी एक इन्वेस्टिंग कर रहे थे कि इस टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन ऑफ मस्कीटोस थी। एंड इनका क्या बेट था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जैसे यहाँ पे लोग आएंगे तो इस एरिया के प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। पर हुआ क्या, 1993 में उन्होंने वो प्रॉपर्टी ली थी तो इन्होंने उस टाइम पे 11 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी ली थी एंड बाय 2007 ही सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 12.5 लाख। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारे लिए सबके लिए लर्निंग है।
अब इस लर्निंग का क्या मतलब है कि जब भी हमें स्केलेबल बिजनेस मिले तो उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलती है जो हमें कैपिटलिज्म में यूजुअली नहीं मिलती, कि स्केलेबल बिजनेस अपने प्रॉफिट्स को रीडिप्लॉय करता है बिजनेस में, क्योंकि उसका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है जिसको हम टैम कहते हैं, इसको आप बहुत जरूरी याद रखना कि स्केलेबल बिजनेसेस का जो टैम बहुत ज्यादा होता है। अगर वो रीडिप्लॉय करते जाएंगे अपने प्रॉफिट्स को, अपने टैम की तरफ भागते जाएंगे, उनके पास रनवे फॉर ग्रोथ है, ऐसे बिजनेसेस को हमें यूजुअली सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस हार्डली इंडिया में 5 to 7% के आसपास ही है अगर आप ऐसा बिजनेस ढूंढ लें। एंड सेकेंडली यहाँ पे क्या की लर्निंग मिलती है जो उन्होंने भी हमें बताई थी कि सेकेंड की लर्निंग उनसे यहाँ पे क्या मिलती है कि टैक्स के पीछे कभी भी इन्वेस्टिंग बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ यू आर पेइंग टैक्सेस देन यू आर डूइंग समथिंग राइट, एक्चुअली बी प्राउड टू पे टैक्सेस। तो टैक्सेस को लेके कभी भी इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलेबिलिटी। अब हम केस स्टडीज देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, पर केस स्टडीज देखने से पहले एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देता हूं कि आप स्केलेबिलिटी बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो 4 तरीके की स्केलेबिलिटी होती है। एक तो स्केलेबिलिटी होती है ब्लिट्ज स्केलिंग। ब्लिट्ज स्केलिंग माने अगर आप ऐसा बिजनेस ढूंढ लें जो हर साल 30 to 35% पे ग्रो कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्लिट्ज स्केलिंग। बेसिकली बिजनेस बहुत तेजी से स्केल हो रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ स्केलिंग होती है दैट इज फास्ट स्केलिंग। फास्ट स्केलिंग का क्या मतलब है कि बिजनेस 20 to 25% के आसपास ग्रो कर रहे हैं एंड एक्चुअली में इसको हम फास्ट स्केलर्स कहते हैं। तो फास्ट स्केलर्स भी इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं, पर जो ब्लिट्ज स्केलिंग है एक्चुअली में ये ढूंढना काफी रेयर होता है। एंड मेरे हिसाब से जितने भी हम बिजनेसेस देखते हैं दे बेसिकली गो थ्रू देयर लाइफ स्टेजेस। जैसा कि हम इस इन्फोग्राफिक में देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि कुछ बिजनेसेस जब यंग होते हैं तो काफी फास्ट ग्रो करते हैं, जब उनका जो ग्रोथ फेज आता है उसमें शायद से ग्रोथ और इनकी स्पीड अप होती है, फिर एक फाइनली जाके एक स्टेज आता है जहां पे बिजनेसेस मैच्योर हो जाते हैं, वहां से फिर स्लोली डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे अगर हमें बिजनेसेस मिल जाएं जो अपने डिक्लाइन को प्रोलॉन्ग कर दें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वहां पे स्केलेबिलिटी का एलिमेंट काफी ज्यादा रहता है। थर्ड टाइप ऑफ स्केलेबल बिजनेसेस कौन से होते हैं? जिनमें मीडियम एलिमेंट ऑफ स्केलेबिलिटी होती है। जैसे अगर हम एफएमसीजी बिजनेसेस की बात करें तो आज एफएमसीजी बिजनेसेस में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर हम चॉकलेट की कैटेगरी देखते हैं, सोप की कैटेगरी देखते हैं, या फिर जो भी आपके जो वॉशिंग पाउडर्स की कैटेगरी देखते हैं, तो इन कैटेगरीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि पेनिट्रेशन बहुत हो गया है। अगर हम हेयर ऑयल की भी कैटेगरी देखते हैं, अगर मैरिको की बात करता हूँ आपके साथ, तो 90-95% पेनिट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, माने कि ऑलरेडी 95% लोग उसको कंट्री में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन लेड ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर पेनिट्रेशन लेड ग्रोथ नहीं होगी तो यहाँ पे सिर्फ प्रीमियमाइजेशन लेड ग्रोथ रह जाती है। तो आपका जो वॉल्यूम वाला ट्रिगर था इन बिजनेसेस के अंदर, अब वो वॉल्यूम वाला ट्रिगर जा चुका है। इस वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिजनेसेस मूव थ्रू देयर लाइफ साइकिल्स। अगर एक पहले ब्लिट्ज स्केलिंग हो रही थी, शायद से फिर जो ब्लिट्ज स्केलर है इट बिकम्स अ फास्ट स्केलर, फिर फास्ट स्केलर से मे बी इट बिकम्स अ मीडियम स्केलर, देन फ्रॉम मीडियम स्केलर मे बी इट बिकम्स अ स्लो स्केलर। जो इस टाइम पे एफएमसीजी बिजनेसेस आर मूविंग टुवर्ड्स स्लो स्केलिंग। अगर हम कोलगेट की भी बात करते हैं तो टूथपेस्ट इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट मोर देन 95% पेनिट्रेशन है, ऑलमोस्ट सारे लोग आज पेस्ट यूज कर रहे हैं कंट्री के अंदर। तो वहां पे भी एक स्केलेबिलिटी का एलिमेंट कम हो जाता है जब तक कोलगेट न्यू प्रोडक्ट्स नहीं रिलीज करता। तो टूथपेस्ट की कैटेगरी में भी पेनिट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं जिलेट की बात करूं तो जिलेट के अंदर भी बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी हो चुकी है, अब उससे ज्यादा स्केल करना मुश्किल है। इस वजह से जैसा हम इस चार्ट में देखेंगे तो जिलेट की अब जो सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ अब उस फास्ट पेस से नहीं आती, सेल्स ग्रोथ काफी स्लो हो चुकी है। सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ स्लो ग्रोथ इन जिलेट्स बिजनेस कि इवेंचुअली जब बिजनेस की लाइफ साइकिल ऐसे होती है तो आपकी जो लाइफ साइकिल ऑफ स्केलेबिलिटी होती है वो भी धीरे धीरे घटते जाती है। अब स्केलेबिलिटी के साथ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम 2022 की स्टडी कर रहे हैं, आपको शायद से किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया होगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रांजिएंट मल्टीबैगर्स वर्सेस स्ट्रक्चरल मल्टीबैगर्स। अब ट्रांजिएंट मल्टीबैगर्स कौन सी कंपनीज होती हैं? तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक्चुअली अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपको 90% जो बिजनेसेस हैं, जो 90% मल्टीबैगर्स या वेल्थ क्रिएटर्स होंगे, वो आपको ट्रांजिएंट कैटेगरी में मिलेंगे। 5 to 10% मल्टीबैगर्स या वेल्थ क्रिएटर्स ही होंगे जो आपको स्ट्रक्चरल कैटेगरी में मिलेंगे। ट्रांजिएंट मल्टीबैगर्स का क्या मतलब होता है कि ड्यू टू सम टेम्परेरी प्रॉफिट पूल क्रिएशन, माने कि इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जो सप्लाई थी खत्म हो गई बट डिमांड बहुत बढ़ गई। ट्रांजिएंट मल्टीबैगर्स के अंदर क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर टेम्परेरी क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पूल हो जाता है। माने इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि कभी कभी इंडस्ट्री में डिमांड तो बहुत होती है बट सप्लाई साइड पे कुछ ना कुछ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ जो इंडिया की श्रिम्प इंडस्ट्री के साथ हुआ। अब हमारी श्रिम्प इंडस्ट्री का पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं जो यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे अवंती फीड्स जैसी कंपनी 5-6 ईयर्स के पीरियड में इन्होंने बहुत ज्यादा स्केल करा, क्योंकि श्रिम्प कमिंग आउट ऑफ कंट्रीज लाइक वियतनाम एंड थाईलैंड, यहाँ पे उस टाइम पे श्रिम्प के अंदर बीमारी लग गई थी, जिस वजह से इंडिया का श्रिम्प एक्सपोर्ट काफी फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा था। तो एक टेम्पररी क्रिएशन ऑफ वैक्यूम हो गया था यहाँ पे।
सिमिलर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर हम HEG बिजनेस की बात करते हैं, जो भी प्राइसिंग होती है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की, तो चाइना में उस टाइम पे शटडाउन चल रहा था एंड वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस टाइम पे उतनी नहीं थी जितनी एकदम डिमांड होगी थी। क्योंकि चाइना में क्या हो रहा था कि जो ब्लास्ट फर्नेस है वहां से जैसे स्टील प्रोड्यूस होता है, इट वॉज बीइंग प्रोड्यूस टू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एंड ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सो अगेन टेम्पररी क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पूल्स, तो इनको हम कहते हैं ट्रांजिएंट मल्टीबैगर्स। आज जो हम केमिकल बिजनेसेस की भी बात करते हैं तो इसमें से कुछ बल्क केमिकल बिजनेसेस भी है जो बहुत ज्यादा रैली करे। बल्क केमिकल बिजनेसेस में भी क्या प्रॉब्लम है कि आपके जो मार्जिन हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। सो अगेन व्हाट इज इट? ट्रांजिएंट मल्टीबैगर्स। अगर आप सस्टेन नहीं कर सकते अपने मार्जिन को तो इसका मतलब आपकी फाउंडेशंस वीक है। आपकी फाउंडेशंस 5 साल में 2 साल जाके स्ट्रांग होती है और 3 साल जाके वीक रहती है, तो इनको हम कहते हैं ट्रांजिएंट मल्टीबैगर्स। सेकेंड हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रक्चरल मल्टीबैगर्स का। स्ट्रक्चरल मल्टीबैगर्स का क्या मतलब है कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपके मार्जिन सस्टेनेबल है एंड लंबे समय में आपकी सेल सिर्फ ग्रो ही करते रहती है एंड आपके मार्जिन धीरे धीरे एक्सपैंड करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लासिक एग्जांपल है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक का, कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट 10 ईयर्स से भी देखे या 12 ईयर्स से भी देखे, तो इस कंपनी ने एक्चुअली में हाइपर स्केलिंग करी है। प्रेजेंटेशन की टुवर्ड्स दी एंड भी हम देखेंगे। एक और एग्जांपल स्ट्रक्चरल मल्टीबैगर का क्या आता है हमारे पास? एशियन पेंट्स का आता है कि एशियन पेंट्स की जो वॉल्यूम ग्रोथ है लास्ट 30-40 ईयर्स से, माने अब मैं 5-10 साल की बात नहीं कर रहा, 30-40-45 ईयर्स से, इन अ लॉन्ग टर्म इट हैज बीन वेरी वेरी सस्टेनेबल। बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, अब बजाज फाइनेंस का हमें पता नहीं है कि अब ये ट्रांजिएंट होएगा या स्ट्रक्चरल होएगा, तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट 11 ईयर्स में इस बिजनेस ने अनरियल स्केल अप करा है। तो 11 ईयर्स से दिस बिजनेस हैज बीन टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चरल मल्टीबैगर जो शायद से इस टाइम पे पॉज ले रहे हैं। तो ये ट्रांजिएंट और स्ट्रक्चरल के बीच में हमें बिजनेसेस को क्लासिफाई करना आना चाहिए। जब ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल दिखता है हमें तो हम उसको स्ट्रक्चरल क्लासिफाई कर सकते हैं। सपोज करते एक बिजनेस है, उसमें कंपेटिटिव एडवांटेज है एंड वो बिजनेस मार्केट शेयर लेते जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। ट्रांजिएंट ट्रेंड क्या? आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मार्केट में कोई टेम्पररी डिमांड सप्लाई का मिसमैच हुआ था जिस वजह से इस कंपनी को इस टाइम पे बहुत प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, शायद से फ्यूचर में ना हो। एंड ट्रांजिएंट मल्टीबैगर्स में ही हमें सबसे ज्यादा लॉस ऑफ कैपिटल होता है या फिर शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा गेन ऑफ कैपिटल होता है, क्योंकि इनको एक्चुअली में सोचना इनके बारे में थोड़ा सा टफ होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीबैगर्स। तो हम इंटरनेशनल केस स्टडीज स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेशनल केस स्टडीज एंड इंडियन केस स्टडीज देखते हैं कि मल्टीबैगर्स बनते क्या, एंड टुवर्ड्स दी हम ऐसी थीम्स भी देखेंगे जो शायद से फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्केल अप हो सकती है। Just before proceeding ahead, we are actually doing a sectoral webinar on 23rd of January on one sector which is going through a period of fast growth. माने हम हॉस्पिटल सेक्टर की बात कर रहे हैं एंड हॉस्पिटल सेक्टर इस टाइम पे काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे स्केलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अगर हम यहाँ जैसे देख सकते हैं इस टाइम पे ये इंडस्ट्री ही 17-18% पे ग्रो कर रही है। जब इंडस्ट्री 17-18% पे ग्रो करती है तो अंडरलाइंग पार्टिसिपेंट्स उस टाइम पे 20-25-30% पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस टाइम पे कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो बहुत डर्ट चीप है वैल्यूएशंस में। आई थिंक सारे हॉस्पिटल्स, कुछ जो फ्रंट लाइन हॉस्पिटल्स है काफी एक्सपेंसिव, बट कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो डर्ट चीप है एंड एक्चुअली दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट एज वेल। So this webinar is being done for the SOIC tribe members, and अगर आपको separately register करना है, so link is given in the description below. And apart from this, in the SOIC membership, we keep doing multiple webinars throughout a month. And साथ साथ हमारा ये मोटिव रहता है कि आपको different sectors, different perspective से दिखाएं, क्योंकि fundamental analysis का मतलब ये पर्पस नहीं है कि एक बार आपको अकाउंटिंग सिखा दी तो सब कुछ हो गया। But I think actually investing is a journey and not a destination. आपको different sectors की जो knowledge है उसके साथ अपडेट करते रहें। एंड साथ साथ हमारे एक जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट्स के लिए वो भी है, जिसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं या किसी कंपनी में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, किसी सेक्टर में कुछ डिफरेंट होता है, वो सारी चीजें भी हम उस टाइम पे उस पर अपलोड कर देते हैं। बिकॉज इन्वेस्टिंग एक्चुअली में इज अबाउट कंटिन्यूअस एजुकेशन। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, यहाँ पे अब हम फर्स्ट कंपनी की बात करते हैं एंड टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला भी दूंगा कि एक्चुअली में आप ये चीजें लगा सकते हैं जब कंपनी में हमें क्या देखना चाहिए जब वो स्केल कर रही है उस टाइम पे। तो यहाँ पे एक हम बिजनेस की बात करते हैं जिसका नाम है विंगस्टॉप। अब विंगस्टॉप की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि वर्ल्ड में जितने भी QSR बिजनेसेस हैं, माने जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस है, यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया फॉर सक्सेस है कि आपको एक कैटेगरी को कैप्चर करना है, आपको गुड ब्रांड रिकॉल बनानी है, आपको गुड टेस्ट रिकॉल बनानी है। फोर्थ चीज क्या है कि यहाँ पे आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आज मैं डोमिनोज का चिकन बारबेक्यू पिज्जा अगर दिल्ली के अंदर खाता हूँ, देन डोमिनोज का अगर मैं चिकन बारबेक्यू पिज्जा मुंबई के अंदर खाता हूँ, तो टेस्ट शुड बी द सेम। अगर टेस्ट डिफरेंट हो गया तो कस्टमर का जो रिकॉल है वहां पे वो खराब हो जाता है। काफी सारे ब्रांड्स इस चीज को शायद से इसमें कामयाब नहीं हो पाते, इस वजह से फेल हो जाते हैं। एंड लास्ट चीज क्या है कि जो आपके जो स्टोर्स हैं, आप स्टोर्स कितनी फास्ट पेस पे ओपन कर रहे हो एंड आपकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितनी है।
माने एक बार अगर स्टोर ओपन हो गया तो उस स्टोर में से कितनी सेल्स ग्रोथ आ रही है, तो वो हमें ये बताता है कि आपका मेन्यू एक्चुअली में इस टाइम पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, या आपको अपने मेन्यू को अपडेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 बिजनेसेस हैं। पहले हम बिजनेस की बात करेंगे विंगस्टॉप की, जो चिकन विंग्स का कैटेगरी क्रिएटर है इन यूएसए। अब विंगस्टॉप का बिजनेस ऐसा है कि लास्ट एक्चुअली में अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं विद ऑल दी अदर QSR कंपनीज, तो 2012 से लेकर 2017 के बीच में इस बिजनेस की जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एब्सोल्यूट टर्म्स में रही है वो 50% के आसपास रही है, वेराज डोमिनोज की 46.2% रही है, स्टारबक्स की 32% रही है। तो इट हैज बीन परफॉर्मिंग आउट परफॉर्मिंग ऑल दी अदर QSR चेन्स। अब ऐसा क्यों है? सिंपली बिकॉज इस बिजनेस की जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, यहाँ माने जो पर स्टोर इकोनॉमिक्स है, माने एक स्टोर का कितना मुनाफा है, वो काफी अच्छा है। एंड सेकेंडली यहाँ पे क्या है कि इन्होंने इस कैटेगरी को क्रिएट करा है चिकन विंग्स की। जैसे हम यहाँ वीडियोस में भी देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन्होंने इस कैटेगरी को क्रिएट करा है, डिफरेंट टाइप्स के चिकन विंग्स लॉन्च करें। चिकन विंग्स बाय डिफैक्टो मींस विंगस्टॉप अब्रॉड। सेकेंड यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जाम्पल है जो बहुत इंप्रेसिव एग्जाम्पल है, दैट इज ऑफ डोमिनोज, जो इंडिया में जुबिलेंट फूडवर्क्स के नाम से जिनके पास फ्रेंचाइजी है। तो जब हम डोमिनोज इंटरनेशनली देखते हैं, समथिंग वेरी कमेंडेबल हमें देखना चाहिए कि डोमिनोज अगर हम इंटरनेशनली देखें तो डोमिनोज इंटरनेशनल सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें तो 107 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से इस बिजनेस के अंदर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई है, माने 1997 से। अगर हम इसकी बात करते हैं यूएस में, तो यूएस में 38 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई है। एंड डोमिनोज का अगर हम ईपीएस का CAGR देखते हैं, बाहर वाले का, इंडिया वाले का नहीं, तो बाहर वाले का 24% ईपीएस का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। विराज विंगस्टॉप का भी जो अर्निंग्स पर शेयर है 0.47 सेंट से ऑलमोस्ट $1 के आसपास की हुई है लास्ट 5 to 6 ईयर्स में। तो QSR रेस्टोरेंट्स में ये आपका क्राइटेरिया फॉर विनिंग है कि आपको जोग्राफिकल एक्सपेंशन करना है एंड नए नए स्टोर्स खोलते जाने एंड मेन्यू पे बहुत फोकस करना है। एंड एक्चुअली आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपने कभी कोई ऐसा बिजनेस देखा है जो 107 क्वार्टर्स से कंसेक्यूटिवली ग्रो करे। कई लोगों की तो इन्वेस्टिंग हिस्ट्री नहीं होगी इधर। तो मैंने एक्चुअली पर्सनल अभी तक लाइफ में अभी तक ऐसा कोई बिजनेस नहीं देखा जिसमें ऐसी ग्रोथ आई हो। दिस इज वाई डोमिनोज का जो इंटरनेशनल स्टॉक है उसने कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज के स्टॉक को आउट परफॉर्म करा लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। इट्स ऑलमोस्ट बीन मोर देन अ 50-60 बैगर। दिस इज द रीजन वाई। सेकेंड यहाँ पे की जो एग्जाम्पल है हम देखते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली में कंपनीज के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कंपेटिटिव एडवांटेज पीरियड और एक तो होता है ग्रोथ एडवांटेज पीरियड। तो कंपेटिटिव एडवांटेज पीरियड का क्या मतलब है कि इस बिजनेस का जो मोट है, मानिए इस बिजनेस का जो ROC है, सपोज करते हैं अगर आपका ROC 20% है और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो आपका जो एक्सेस रिटर्न है दैट इज 10%। तो इसको हम कहते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज पीरियड, कि आपका जो एक्सेस रिटर्न है 10% के आसपास का है। अब ग्रोथ एडवांटेज पीरियड क्या होता है कि आप जो एक्सेस रिटर्न है, सपोज करते हैं आज आपने बिजनेस में 100 रुपए का कैपिटल डाला, अब इस कैपिटल पे 20 रुपए अर्न करते हैं, तो आपका 20% ROC था। तो ग्रोथ एडवांटेज पीरियड का क्या मतलब है कि आपका जो 20 रुपीज का ROC आया, 20 रुपीज आपने कमाए, इस 20 रुपीज को भी आप आगे 20% पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ग्रोथ एडवांटेज पीरियड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है जो आप सबको समझना चाहिए कि कई कंपनीज में कंपेटिटिव एडवांटेज तो काफी ज्यादा होती है, बट कई कंपनीज का जो ग्रोथ एडवांटेज पीरियड है कि कितना वो रीडिप्लॉय कर सकते हैं, वो शायद से बहुत लंबे समय का नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक केस स्टडी करता हूँ अतुल ऑटो की एंड जो मयूर यूनिकोटर्स है उसकी। तो पहले अतुल ऑटो की केस स्टडी करते हैं। तो अतुल ऑटो एक्चुअली 2010 के अंदर मतलब दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स ऑटो बाय द नेम ऑफ शक्ति ऑटोज एंड साथ ही इस कंपनी का उस टाइम पे मार्केट शेयर बहुत कम था। तो इस कंपनी ने क्या करा कि मोर एंड मोर जो ज्योग्राफीज थी उस टाइम पे पेनिट्रेट करी। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि इस कंपनी की जो अर्निंग्स पर शेयर है उस टाइम पे काफी तेजी से ग्रो करी। तो बिटवीन 2010 टू 2016 इस कंपनी की जो सेल्स थी 120 करोड़ से 531 करोड़ के आसपास आई, विच इज ऑलमोस्ट एट मोर देन 20% केगर इन सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का 13 करोड़ से 76 करोड़ हुआ। पी रेशियो इस कंपनी की 5 टाइम्स से 24 टाइम्स चलेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनडिस्कवर्ड स्टॉक था उस टाइम पे। तो इस टाइम पे इस स्टॉक का जो रिटर्न था, आई थिंक ये स्टॉक का जो रिटर्न था ऑलमोस्ट 6 to 7x के आसपास था इस 4-5 साल के फेज में, क्योंकि ये स्टोरी उस टाइम पे बहुत ज्यादा अनडिस्कवर्ड थी। पर हुआ क्या कि धीरे धीरे स्टोरी डिस्कवर होगी। एंड एक और प्रॉब्लम क्या है कि आप ही रैशनली आंसर कीजिए कि 3 व्हीलर या जो ऑटो की इंडस्ट्री है, इज इट अ सनराइज इंडस्ट्री और इट इज अ सनसेट इंडस्ट्री? ये आपको आंसर खुद देना पड़ेगा। आई थिंक इन अ वे इट्स अ सनसेट इंडस्ट्री। तो हुआ क्या, आफ्टर इनिशियल मार्केट पेनिट्रेशन दिस कंपनी स्टार्टेड फेसिंग ग्रोथ चैलेंजेस। तो ग्रोथ चैलेंजेस की हम बाद में बात करेंगे कि आपको स्टोरीज ट्रैक क्यों करनी चाहिए।
सेकंड में आपके साथ यहाँ पे क्या एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज अ मयूर यूनिकोटर्स। तो मयूर यूनिकोटर्स वाज आल्सो अ सिमिलर कंपनी कि 2009-10 में ये कंपनी जो आर्टिफिशियल लेदर है वो बनाती थी, एंड इस टाइम पे इस कंपनी की अर्निंग्स काफी तेजी से ग्रो कर रही थी क्योंकि कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही थी, कंपनी हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर कर रही थी। इस कंपनी की अर्निंग्स बहुत फास्ट ग्रो हो रही थी एंड सेल इस कंपनी की ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स के अंदर सेल्स इस कंपनी की काफी फास्ट पेस पे ग्रो हुई। इस कंपनी की सेल है 163 करोड़ से 503 करोड़ की गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25 करोड़ से 95 करोड़ आया, अर्निंग्स पर शेयर 3.75 रुपीज से 15.22 रुपीज के आसपास आ गई। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल है जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा। स्केलेबिलिटी 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 की मैं आपके साथ बार बार बात क्यों करता हूँ एंड बिजनेसेस ट्रैक करने क्यों जरूरी है कि हम बार बार मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो ही सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, कि आप बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन ना दें। सेकेंड सोर्स क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, कि एक्चुअली में आप बिजनेस की जो अर्निंग्स का ट्रेंड है उसको आप समझ सकते हैं लंबे समय के लिए। तो ये दो की सोर्सेज होते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के। तो अतुल की बात करूं, मयूर यूनिकोटर्स की बात करूं या सिम्फनी की बात करूं, अब इनके स्टडीज में हाइंडसाइट बायस तो 1000% है, पर जब तक हम पास्ट से नहीं सीखेंगे तब तक हम फ्यूचर बारे में नहीं सोच सकते। तो अगर हम पास्ट में देखते हैं तो इन तीन कंपनीज का 2010 टू 2015 में स्टॉक रिटर्न्स वर स्टेलर, पर 2015 ऑनवर्ड्स इन तीनों कंपनीज की जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस थी उसमें थोड़ी सी डिटोरिएशन आई। माने अतुल की बात करते हैं तो अतुल की जैसे हमने बात करी कि जो 3 व्हीलर ऑटो इंडस्ट्री थी दैट वाज अ सनसेट इंडस्ट्री, तो यहाँ पे इनको मार्केट शेयर के लिए भी कंपटीशन हुआ एंड यहाँ पे क्या हुआ कि इनका जो सेल ग्रोथ था जो पिछले पहले 5 साल में 20% से भी ज्यादा CAGR पे था, अब ऑलमोस्ट 5-6% CAGR पे था, अभी रिसेंटली नेगेटिव हो गया। तो 493 करोड़ से इनकी सेल्स अब 2021 में फ्रॉम 2015 टिल 2021 सिर्फ 296 करोड़ की है। प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी की 2015 से 59 करोड़ पे 2020 तक 68 करोड़ ही आई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ भी 41 करोड़ से सिर्फ 52 करोड़ हुआ। सिमिलरली मयूर यूनिकोटर्स के केस में देखते हैं तो यहाँ पे ऑटो की डाउन साइकिल आई, इस कंपनी को जो उन्होंने न्यू वो एंटर करा, PU की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन चैलेंजेस आए एंड 503 करोड़ से सेल सिर्फ 501 करोड़ हुई 5 साल के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 95 करोड़ से सिर्फ 121 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 66 टू 83 करोड़ से सिर्फ 89 करोड़ के आसपास। सिमिलर केस सिम्फनी के केस में था कि सिम्फनी की भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है 162 करोड़ से सिर्फ 143 करोड़ थी, क्योंकि सिम्फनी की इंडस्ट्री में तो कोई इस टाइम पे एंट्री बैरियर ही नहीं था। जो उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जिनको आउटसोर्स करते थे कूलर बनाना, वही कंपनीज आके इनसे कम्पीट करने लगी। तो यहाँ पे होता क्या है और यहाँ पे क्या एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस इसको ट्रैक करना चाहिए। बिजनेस इसको ट्रैक क्यों करना चाहिए, मैं आपको ये लिख के ये चीज दे सकता हूं कि एक्चुअली में कंट्री में या फिर आप वर्ल्ड वाइड भी देखें, ग्रोथ कभी भी बिजनेसेस में स्ट्रक्चरल नहीं होती। कभी कभी क्या आएगा कि ग्रोथ ऐसे होगी, फिर ग्रोथ ऐसे जाएगी, फिर ग्रोथ ऊपर जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। कुछ बिजनेसेस में स्ट्रक्चरल होती है एंड कभी कभी क्या आएगा कि ग्रोथ स्ट्रक्चरल होगी, फिर इंडस्ट्री के अंदर कुछ चेंज हो जाएगा, फिर आपकी सारी ग्रोथ चले जाएगी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, जो हम स्विट्जरलैंड की वॉच इंडस्ट्री की बात करते हैं। अगर हम स्विस वॉच इंडस्ट्री की बात करें तो पहले वो इंडस्ट्री काफी अच्छा कर रही थी, फिर क्या हुआ कि क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल वॉचेस थी तो कैसियो की वॉचेस आने लगी, जो डिजिटल वॉचेस है ये आने लगी, इंडस्ट्री डिसरप्ट हुई। फिर स्विस इंडस्ट्री वॉच ने अपने आप को रीओरिएंट करा एज अ लग्जरी वॉच इंडस्ट्री, तो फिर जाके वो इंडस्ट्री काफी अच्छा करने लगी क्योंकि वो वैल्यू पे फोकस करने लगे। एंड फिर क्या हुआ, जो एप्पल की आई वॉच है वो आ गई एंड आई वॉच के आने के बाद क्या हुआ कि स्विस लग्जरी वॉचेस की जो भी सेल्स थी, आई वॉच की सेल आज ऑलमोस्ट उतने के आसपास पहुंच गई है। तो एक इंटरेस्टिंग लेसन क्या है इसका कि बिजनेस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिसरप्शंस, क्योंकि जहां पे भी ह्यूमन बीइंग्स को प्रॉफिट पूल्स दिखेंगे तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होगा कि लोग आके उस प्रॉफिट पूल को छीनने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि पैसा एक बारी कंपनी में लगा दिया तो आप उसको भूल नहीं सकते, आपको उस बिजनेस को ट्रैक करना है। हर 6 से 12 महीने के अंदर अगर बिजनेस की वॉल्यूम ग्रोथ जा रही है, सपोज करते हैं अतुल ऑटो की बात करते हैं, अगर अतुल ऑटो में 18 महीने से कोई ग्रोथ नहीं आई या 24 महीने से कोई ग्रोथ नहीं आई एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री भी कह रही है कि शायद से ग्रोथ फ्लैट ही रहेगी एंड इंडस्ट्री की ऑल ओवर ग्रोथ फ्लैट आ रही है, तो उस टाइम पे आप ऐसी इंडस्ट्री से या ऐसी कंपनी में अगर मैं होता तो मैं तो स्टॉक को उसी टाइम पे सेल कर देता। तो आपको हमेशा ओपन टू चेंज रहना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल जो आपको स्केलेबिलिटी से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरी केस स्टडी मैं आपके साथ जो करूंगा दैट इज ऑफ एवोल्यूशन गेमिंग एंड एवोल्यूशन गेमिंग के साथ साथ हम IEX को भी देखेंगे एंड IEX के साथ साथ बेसिकली MSCI करके एक वर्ल्ड इंडेक्स प्रोवाइडर है, इसकी भी बात करेंगे और इंडियन कंपनीज भी देखेंगे।
पहले हम एवोल्यूशन गेमिंग की बात करते हैं। तो एवोल्यूशन गेमिंग क्या करता है कि इट इज अ बैक एंड ऑपरेटर। तो मानिए कि जो कसिनोज हैं जो लाइव ऑनलाइन जो जैसे हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो लाइव ऑनलाइन कसिनोज चलते हैं, तो इस टाइम पे एवोल्यूशन गेमिंग क्या करता है कि इन्होंने सेंटर्स खोल रखे हैं एंड इस सेंटर्स के अंदर इन्होंने लोग हायर कर रखे हैं जो भी ये गेम खिलाते हैं सारी। एंड एवोल्यूशन गेमिंग इज एक्चुअली द बैक एंड फॉर द इंटायर कसिनो इंडस्ट्री जो लाइव जाना चाहते हैं। दे हैव मोर देन 95% मार्केट शेयर। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अगर ये B2B बिजनेस है तो जो लाइव कसिनोज हैं इसी टाइम पे 30-40% केगर पे ग्रो कर रहे हैं। एंड एवोल्यूशन गेमिंग की भी क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज है बिजनेस में 40-45-50% के आसपास से ग्रोथ आ रही है। आज की नहीं कई सालों से आ रही है। दिस इज वन ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेसेस दैट आई लाइक द मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोट है कि एक तो आपके पास सबसे ज्यादा प्रोप्राइटरी गेम्स हैं एंड सबसे ज्यादा आपके पास सेंटर्स हो गए एंड सबसे अच्छा आपका कस्टमर रिलेशनशिप है। तो किसी के लिए और इजीली आना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि 90-95% मार्केट शेयर एवोल्यूशन गेमिंग पास है। अगर हम एवोल्यूशन गेमिंग में देखते हैं कि इसमें स्केलेबिलिटी का क्या एलिमेंट है, तो यहाँ पे आपको स्केलेबिलिटी दिखेगी जस्ट बाय हेड काउंट। अब हेड काउंट देखना क्यों जरूरी है, जैसे हम IT बिजनेसेस में देखते हैं कि कितने एम्प्लॉइज हायर हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4,496 एम्प्लॉइज थे बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY18। फास्ट फॉरवर्ड टू FY21 थर्ड क्वार्टर में यहाँ पे 12,289 एम्प्लॉइज है, ऑलमोस्ट 3x हायरिंग इन एम्प्लॉइज। यहाँ पे अगर हम एक और चीज चेक करते हैं तो इस बिजनेस में आज 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है इनके लाइव नेटवर्क के अंदर। एंड फाइनली अगर यहाँ पे एक चीज और चेक करते हैं कि इस बिजनेस की अगर हम मार्जिन, सेल्स और जो EBITDA है उसको देखते हैं, तो सेल्स इस बिजनेस की कुछ 39 मिलियन से 39 मिलियन FY17 Q1 में आज फास्ट फॉरवर्ड टू Q3 ऑफ FY21 में 276 मिलियन की होगी। माने इनकी सेल में ही ऑलमोस्ट 9x चला गया। एंड इस कंपनी के मार्जिन की अगर हम बात करते हैं EBITDA मार्जिन की, तो इस कंपनी का EBITDA मार्जिन 42% से ऑलमोस्ट 69% के आसपास का आ गया। तो माने कई कंपनीज का जो ग्रॉस मार्जिन है वो एवोल्यूशन गेमिंग का EBITDA मार्जिन है कि दिस इज द ऑपरेटिंग लेवरेज दैट इज बिल्ट इनटू द बिजनेस, कि एक बारी मेरा फिक्स एसेट लग गया, उसके बाद फिक्स एसेट का कॉस्ट बहुत कम है, उसके साथ साथ अगर मेरे बहुत ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे पास एंड ऑनलाइन में स्केल कर रहा हूं, देन दैट शोज यू दिस इज व्हाट ब्लिट्ज स्केलिंग एक्चुअली मींस। इंडिया में ऐसे ब्लिट्ज स्केलिंग टाइप बिजनेसेस ढूंढने काफी मुश्किल हो जाते हैं। इंडिया के केस में अगर हम देखते हैं कि इन बिजनेसेस ने ब्लिट्ज स्केलिंग करी है, तो यहाँ पे APL अपोलो एंड एस्ट्रल पॉलिटेक्निक सामने आते हैं। तो एस्ट्रल पॉलिटेक्निक की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 4,000 टन पर एनम की कैपेसिटी से ऑलमोस्ट कैपेसिटी विद इन अ स्पैन ऑफ 14 ईयर्स इस बिजनेस ने 2,38,730 टन पर एनम के आसपास कर दी। माने अगर आप कैपेसिटी का केगर देखें तो आई थिंक इट इज ऑफ द चार्ट्स, ऑलमोस्ट 60x से कैपेसिटी इस बिजनेस ने बढ़ाई है। APL अपोलो के केस में कुछ समथिंग सिमिलर हुआ है, 180,000 टन पर एनम में FY08 में, माने 2008 से फास्ट फॉरवर्ड टू FY21 आज इनका सेम कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन टन पर एनम के आसपास है, माने 26 लाख टन पर एनम, जो एक टाइम पे 1,80,000 टन पर एनम पे होता था। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ब्लिट्ज स्केलिंग एक्चुअली मीन्स। और अगर हम बिजनेसेस देखते हैं तो यहाँ पे पर्पस क्या था आपको ये बिल्डिंग मटेरियल बिजनेसेस दिखाने का, क्योंकि आपको यहाँ पे की चीज क्या देखनी है जब भी हम बिल्डिंग मटेरियल कंपनी देखें तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी कैसे आती है। आपको सिर्फ कैपेसिटी एडिशन ट्रैक करना है एंड कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो ट्रैक करनी है कि कंपनी कैपेसिटी ऐड कर रही है या नहीं कर रही, कंपेटिटर से ज्यादा तेजी स्पीड पे ऐड कर रही है, इसका यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है, क्योंकि कैपेसिटी ऐड करना बिल्डिंग मटेरियल में बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं ऐड करते तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंशिएशन लेसर होती है, तो आपका हमेशा सारा गेम स्केल के ऊपर होता है। अगर आज एस्ट्रल कश्मीर के अंदर जाके जो CPVC पाइप है या नहीं सेल करता है या कर्नाटका के अंदर नहीं करता, तो कोई ना कोई और आके उनका मार्केट शेयर ले जाएगा। एंड क्योंकि फ्रेट हैवी इंडस्ट्री होती है तो वहां पे आपको जाके सेटअप करनी ही पड़ती है। तो इस वजह से बिल्डिंग मटेरियल के अंदर हमेशा वॉल्यूम ग्रोथ, कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ट्रैक करना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए कि कोई कंपनी ब्लिट्ज स्केलिंग कर रही है नहीं कर रही। इसके बाद अगर हम एक केस स्टडी देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरनेशनल बिजनेस है और एक इंडियन बिजनेस है। पहले इंडियन बिजनेस की बात करते हैं बाय द नेम ऑफ IEX। तो IEX ने काफी ज्यादा स्केल करा है कि क्योंकि IEX में क्या हुआ कि इन्होंने जो मार्केट शेयर है वही ग्रैब कर लिया। 30% मार्केट शेयर से ऑलमोस्ट 52% मार्केट शेयर जो एक्सचेंजेस का चला गया टोटल कंजम्पशन में। एंड जो शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट है उसका मार्केट शेयर बेसिकली ऑलमोस्ट 9.9% से 12.8% आया एंड एक्सचेंजेस का जो मार्केट शेयर है 2.9% से 6.7% आया। सो दिस वाज वन ऑफ द कंपनीज दैट वी ओन एंड यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेंड बहुत ज्यादा क्लियर था। अब कई लोग बोलते हैं इतना ऊपर चला गया इससे क्या होएगा, बट आई थिंक आपको सीख तो ले ही लेनी चाहिए कि बिजनेस से लेसन क्या मिलेगा। एंड साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स होते हैं सो दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years एज वेल। टुवर्ड्स द एंड हम ये भी देखेंगे कि और ऐसी क्या क्या थीम्स इमर्ज कर सकती हैं। फिर अगर हम यूएस के केस में देखते हैं तो ऐसा एक BPO है बाय द नेम ऑफ टास्कस। अब IT बिजनेसेस और BPO बिजनेसेस इनमें स्केलेबिलिटी काफी इजी रहती है अगर आपकी
आपके क्लाइंट्स अच्छे लग जाएं। तो टास्कस एक ऐसा बिजनेस है जो इस टाइम पे 60-65% केगर पे ग्रो कर रहे हैं। एंड इस बिजनेस के जो क्लाइंट्स हैं, सो दे हैव क्लाइंट्स लाइक मेटा, दे हैव क्लाइंट्स लाइक उबर। तो यहाँ पे क्या है कि कॉइन बेस की भी बात करूँ, वो भी इनका क्लाइंट है। तो इट इज इनडायरेक्टली अ बेट ऑन द डिजिटल इकोनॉमी। एंड इस बिजनेस का जो ट्रेलिंग वैल्यूएशन मल्टीपल था वो मैशटेक टाइप बिजनेसेस से भी ज्यादा चीपर था। अगर आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट करते हैं, सो दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस विच इज ग्रोइंग एट 40-50-60%, एंड गाइडेंस भी यहाँ पे 40-45% ग्रोथ के आसपास की है। एंड इस बिजनेस का जो स्केल अप है बहुत नॉन लीनियर है। आई थिंक $7 million रेवेन्यू से दिस बिजनेस हैज स्केल्ड टू $700 million इन रेवेन्यू इन अ पीरियड ऑफ 6 years। माने 6 साल के अंदर इतनी ज्यादा स्केलेबिलिटी आई है। तो स्केल करना, बिजनेस स्केल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये देखना बहुत जरूरी है। एक बिजनेस हमारे साथ जो और है, दैट इज MSCI का। तो MSCI क्या करता है, आपने सुना होगा कि ये कंपनी MSCI के इंडेक्स में ऐड होगी, ये कंपनी MSCI के इंडेक्स में ऐड नहीं हुई। तो MSCI क्या करता है, बेसिकली ये इंडेक्स प्रोवाइडर है जिसके ऊपर ETFs आर बेंचमार्क्ड। अगर हम MSCI वर्ल्ड इंडेक्स की बात करते हैं तो MSCI इंडेक्स हैज सम सॉर्ट ऑफ अ मोनोपोली इन इटसेल्फ, कि अगर अब कोई भी कंपनी MSCI इंडेक्स में जिस टाइम पे आती है, इंक्लूड होती है, तो उस टाइम पे जो ETF का मनी है वो MSCI के इंडेक्स में जाता है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है बिजनेस में कि रिटेंशन रेट देखेंगे आप कस्टमर का, तो 92%, 93% के आसपास तक Q3 FY16 में, जो आज Q3 FY21 में 95% के आसपास का है। इंडेक्स की ग्रोथ यहाँ पे, जो इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ यहाँ पे 26% के आसपास की आई है। एनालिटिक्स की 6% है। जो ESG है, माने जो अगर कोई कंपनी ESG कंप्लायंट है या नहीं है, उसकी भी यहाँ पे इनके पास प्रोडक्ट है जो 50-53% पे ग्रो कर रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी हाई एंट्री बैरियर बिजनेस, क्योंकि एक बार ये कंपनी का अच्छा नाम बन गया, इसके अंदर रेपुटेशन बन गई एंड बेंचमार्क बन गया, तो उस बेंचमार्क को आप कई सालों तक नहीं हिला सकते। आई थिंक MSCI एज अ बिजनेस जो नेक्स्ट 30-40-50 ईयर्स तक भी यहाँ पे रहेगा। एंड जैसे जैसे वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्टिंग का ट्रेंड बढ़ता है या ग्लोबली और कंपनीज में इन्वेस्टिंग का ट्रेंड बढ़ता है और ETFs का ट्रेंड बढ़ता है, तो दिस company will keep gaining market share, will keep growing. This is why element of scalability is very very important in businesses. इंडिया में ऐसी थीम्स की बात कर सकते हैं जो नेक्स्ट 5 to 7 years में काफी स्केलेबल हो सकती है। एक तो सबसे बड़ी थीम हमारे पास क्या है, बेसिकली ऐसी कंपनीज विच आर प्रॉक्सी टू केपेक्स, क्योंकि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में बहुत ज्यादा केपेक्स होएगा। ये केपेक्स जो डेटा सेंटर्स है इसके अंदर भी होएगा, तो देयर कुड बी कंपनीज लाइक टाटा कम्युनिकेशन which might play a role somewhere over there. Then there are companies which will actually benefit out of expansion in natural gas station। माने जो नेचुरल गैस स्टेशन है इंडिया में, तो अभी 9th and 10th बिडिंग का जो राउंड आया, तो आज इंडिया में 2000 CNG के स्टेशन है जो बाय 2029-2030 तक ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास हो जाएंगे। तो देर आर प्रॉक्सीज टू इट। माने हम प्रॉक्सीज की बात करें तो देर आर कंपनीज लाइक EKC, देन देर आर ऑल्सो बिजनेसेस लाइक किर्लोस्कर न्यूमैटिक। अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, नथिंग ऑन दिस चैनल इज अ स्टॉक रिकमेंडेशन एंड वी आर जस्ट मेंट, इट इज ओनली मेंट फॉर एजुकेशन पर्पस। तो दीज टाइप ऑफ बिजनेसेस कैन ऑल्सो स्केल, बट यहाँ पे शायद से ये ट्रांजिएंट मल्टीबैगर्स हो सकते हैं। दे माइट नॉट बी स्ट्रक्चरल, क्योंकि अगर केपेक्स 3-4 साल का हुआ उसके बाद आपकी ग्रोथ तो डिक्लाइन करेगी, जैसे HLE, ग्लासकोट और GMM फाउडलर में भी मोस्ट प्रॉब्ली होएगा। फिर हम ऐसे बिजनेसेस की बात करते हैं विच विल स्केल, बिकॉज क्योंकि वहां पे China+1 का ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड के बारे में मैं आपके साथ बहुत बारी बात कर चुका हूँ कि लास्ट जो हमारी वीडियो भी थी China+1 के ऊपर। यहाँ पे है क्या कि डोमेस्टिक ग्रोथ तो मिलेगी। आज केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 ट्रेंड चल रहे हैं। एक तो इंडिया के अंदर ग्रोथ आ रही है, डोमेस्टिक ग्रोथ है। सेकेंडली एक ट्रेंड क्या चल रहा है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसे केमिकल्स यूज हो रहे हैं जो आज तक नहीं हुए थे, क्योंकि इंडिया में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। तो डोमेस्टिक एंगल है। एंड फाइनली क्या एंगल है, एक्सपोर्ट का एंगल, कि मैं अपनी ज्योग्राफी में ग्रो कर रहा हूं एंड साथ में जो बाहर की ज्योग्राफी है उसके अंदर भी ग्रो कर सकते हो। दीज 3 एंगल्स आर प्रेजेंट। तो China+1 का ट्रेंड इज हियर टू स्टे फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years इन माई ओपिनियन। फिर फोर्थ ऐसा की ट्रेंड क्या प्ले आउट कर रहा है, दैट इज ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर या हॉस्पिटल सेक्टर की बात करूं तो हॉस्पिटल सेक्टर की मैंने आपके साथ पहले भी बात करी, बट हॉस्पिटल इज एक्चुअली अ वेरी स्केलेबल बिजनेस। एंड इस टाइम पे क्या हुआ है कि जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं इन सबका केपेक्स हो चुका है, फिर ये सब अब ब्राउन फील्ड केपेक्स करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज में। सो दिस इज वाई एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल्स हैं दे कैन स्केल अप अ लॉट। अगर देयर आर हॉस्पिटल्स लाइक अभी इस टाइम पे ओवर वैल्यूड चल रहा है, मैक्स हॉस्पिटल की बात करूं यहाँ पे स्केल अप आएगा, बट जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं इनके साथ हम वेबिनार में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इनमें स्केलेबिलिटी का एलिमेंट बहुत रहता है। देन देयर आर नीश कंपनीज जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में काम कर रही है, जो इस टाइम पे बहुत नीश सेक्टर में काम कर रही है। तो एक कंपनी है जो बेसिकली जो
डेंटिस्ट्री का सेगमेंट है उसके अंदर काम कर रही है, बहुत छोटी कंपनी है, शायद से मैं उसका नाम नहीं लूंगा आपके साथ, बट बहुत छोटी कंपनी है इस टाइम पे। वहां पे भी बहुत मैमथ केपेक्स हो रहा है, केपेक्स का साइज काफी ज्यादा है इस टाइम पे। देन मैंने आपके साथ नेचुरल कैप्सूल्स जैसी कंपनी की बात करी थी कि वहां पे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए वो फर्मेंटेशन एपीआईज लेके आ रही है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट उनको जो पीएलआई स्कीम के अंदर है ऑलमोस्ट 60-65 करोड़ का रीइंबर्समेंट दे देगी। सो दीज आर सम ऑफ द स्केलेबल बिजनेस एज एन एग्जांपल। जब चाइना प्लस वन की बात करी तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनीज है, अगेन फुल डिस्क्लोजर वी ओन द कंपनी, क्योंकि यहाँ पे है क्या कि कंपनी का डीएनए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है एंड एक्चुअली वो कंपनी इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करते जाएगी एंड साथ साथ मार्केट शेयर गेन करते जाएगी। एंड फार्मास्यूटिकल्स और सीडीएमओ सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर्स विच विल स्केल अप बाय अ लॉट। एंड लास्ट सेक्टर या लास्ट 2 सेक्टर्स की आपके साथ बात करूं तो इंटरनेट ओरिएंटेड सर्विसेज इस टाइम पे सेक्टर में काफी चीजें ओवर वैल्यूड है तो बताना मुश्किल है। एंड लास्ट सेक्टर की बात करूं दैट इज फाइनेंशियल्स। अब स्केलेबिलिटी का मजा कब आता है, व्हेन यू एक्चुअली डू नॉट एंड अप पेइंग फॉर ग्रोथ। तो फाइनेंशियल्स के अंदर क्या है, इस टाइम पे फाइनेंशियल सेक्टर इज लाइक थ्रोइंग आउट द बेबी विद द बाथ वाटर। तो हम अगर आरबीएल बैंक की बात करते हैं तो थोड़ा सा वहां पे इशू हुआ तो पूरे सेक्टर को लोगों ने टेंट कर दिया विद द रेड फ्लैग। पर यहाँ पे आज भी ऐसे बैंक्स हैं या ऐसे छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनका लेंडिंग क्वालिटी इज वेरी गुड एंड एक्चुअली यहाँ पे 15-20-25% ग्रोथ आराम से आ सकती है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो जैसा हम स्क्रीन पे देख सकते हैं तो ये हमारी फाइनेंशियल का यूनिवर्स है जो हम सारे ट्रैक करते हैं एंड दिस मीन्स कि इनमें से कोई ना कोई मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा कर ही सकता है। आपको जो ड्यू डिलिजेंस है खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज द थिंग इज कि जब आप ग्रोथ ले रहे हैं तो आइडिया इज नॉट टू पे अप फॉर ग्रोथ। कुछ सेक्टर्स में वेर यू आर नॉट पेइंग अप फॉर ग्रोथ, सो दिस इज व्हाट द की लर्निंग इज कि ऐसे सेक्टर्स में भी स्केल अप आराम से आ सकते हैं। फाइनली अब हम आते हैं हमारे इस की कंक्लूजन के साथ कि हमने क्या सीखा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या चीज सीखी, अगर आपको स्केलेबल बिजनेसेस ढूंढनी है तो आपको 10 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। पहली चीज है कि आपको फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री देखनी है कि क्या इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट फास्ट है या नहीं है। सेकंड चीज आपको क्या देखनी है कि जो आप प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो इंडस्ट्री से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं, स्लो ग्रो कर रहे हैं। थर्ड चीज आपको क्या देखनी है, जो मैं बहुत देखता हूं, जैसे हम यहाँ तिजोरी फाइनेंस के ऊपर मैं आपको यूज करके दिखाता हूं कि ये कंपनी कितना केपेक्स करी है। तो जैसे तिजोरी फाइनेंस में आपको यहाँ यूज करके दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे आप एक स्क्रीन बना के चेक कर सकते हैं ये कंपनी कितना केपेक्स कर रही है, तो आपके सामने सारे स्टॉक्स आ जाएंगे ये कंपनी कितना केपेक्स कर रही है। एंड अगर आपको तिजोरी फाइनेंस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी देखना है तो आप SOIC 015 का कोड यूज कर सकते हैं विच विल बेसिकली गिव यू 15-20% ऑफ के आसपास। तो तिजोरी फाइनेंस का आप यूज कर सकते हैं। तो आपको जो मैमथ केपेक्स अनाउंसमेंट है, जो कंपनी कितना केपेक्स करी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि अगर कंपनी कैपेसिटी ऐड कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ग्रो करने वाली है। फोर्थ चीज क्या है, रैपिड एक्सपेंशन इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ APL, अपोलो, एस्ट्रल की बात करी कि बिल्डिंग मटेरियल में आपको रैपिड एक्सपेंशन इन डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। फिफ्थ चीज क्या है, रैपिड एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। सिक्स चीज क्या है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द एंड यूजर इंडस्ट्री। जैसे हमने बात करी जो एवोल्यूशन गेमिंग के अंदर जो एंड यूजर इंडस्ट्री है उसके अंदर इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है। तो दिस इज द सिक्स्थ की एलिमेंट जो हमने इस वीडियो से सीखा। सेवन चीज हमने इस वीडियो से क्या सीखी कि अ कंपनी दैट इज फोकसिंग ऑन हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन द एंड मार्केट। माने कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस की सेल्स ग्रोथ तो बहुत ज्यादा नहीं आती, पर कंपनी क्या करती है कि मिक्स चेंज कर देती है। माने प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने से, सपोज करते हैं आपकी एक दुकान है, आपकी सेल 100 रुपए से 110 रुपए गई, पर आपका प्रॉफिट जो पहले 20 रुपए था 20 रुपए से 40 रुपए चला गया। ऐसा कब होता है, जब एक्चुअली में आप महंगे प्रोडक्ट्स या फिर हाई वैल्यू एडेड मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचने लग जाए। ये भी बिजनेसेस के अंदर बहुत होता है। तो यहाँ पे लिंक टू दिस बिजनेस जो फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स है, यहाँ पे एक वी बिल्ट मैन्युफैक्चरर है जो आई थिंक इस सिमिलर स्टेज के थ्रू जा रहा है, उसकी भी हम आपके साथ कभी ना कभी वीडियो बनाएंगे, बट दैट बिजनेस इज गोइंग थ्रू अ सिमिलर स्टेज राइट नाउ। एट चीज हमने क्या सीखी इस वीडियो में, लुक फॉर कंपनीज दैट आर सॉल्विंग जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर। 9 चीज क्या सीखी, लुक फॉर नॉन लीनियर इंडस्ट्रीज, क्रैम, CDMO, इंटरनेट बिजनेसेस जहां भी इंडस्ट्री नॉन लीनियर होती है। एंड लास्ट चीज क्या है कि असेस द वैल्यू चेन करेक्टली। तो लास्ट में आपको जो केस स्टडी बताऊंगा बिफोर एंडिंग द वीडियो इज एक्चुअली ऑफ अ कंपनी जो वाइन का जो कॉक होता है उसके ऊपर वो मैन्युफैक्चर करती है। तो वाइन का जो ऊपर कॉक होता है जब वो मैन्युफैक्चर होता है उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोग वाइन खोलते हैं तो वो कॉक एक्चुअली बॉटल के अंदर सेटल हो जाता है। तो बॉटल के अंदर सेटल होने से कभी कभी वाइन के अंदर कॉक टेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब आप वैल्यू चेन असेस करते हैं तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो जब कॉक टेंट हो जाता है तो वाइन का टेस्ट खराब हो जाता है। तो एक्चुअली में एक जो वाइन कॉक के मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर बेस्ड आउट ऑफ पोर्चुगल एंड जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां से, तो 400-500 साल से वैसे ही मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो वो चेंज नहीं करना चाहते थे। तो सोचिए अगर आपने 4 लाख रुपए की वाइन की बॉटल ली एंड एक्चुअली में वो चेंज हो गया तो आपको आपका जो वाइन का टेस्ट है खराब हो गया तो आपको कितना बुरा लगेगा, राइट। तो एक केमिकल कंपनी है जिसने ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट करी एंड उसने सिंथेटिक कॉक्स निकाले। एंड सिंथेटिक कॉक्स निकालने से आज उस कंपनी ने मोर देन 30-35% मार्केट शेयर गेन कर लिया।
तो जब आप वैल्यू चेन असेस करते हैं तो आपको बिजनेसेस में देखना चाहिए कि एक्चुअली में आप ये वैल्यू चेन पूरा कैसे देख सकते हैं। हमने एसओआईसी के चैनल में, एसओआईसी मेंबरशिप में ऑलमोस्ट काफी सारी इंडस्ट्रीज की ऐसे वैल्यू चेन एनालाइज करी है, बट दिस इज वन ऑफ द लास्ट की लर्निंग्स फ्रॉम दिस कि स्केलेबल बिजनेसेस में हमें ये देखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इसमें से कौन सी बेस्ट केस स्टडी लगी एंड आपको उस केस स्टडी से आपकी क्या की लर्निंग्स थी। एंड ये हमारी एसओआईसी की आज फर्स्ट एवर एनुअल केस स्टडी थी। दिस ट्रेंड आई होप सो वील कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ एसओआईसी। जय हिंद।